तो आज स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन भी हमको सर्किट एनालिसिस की ABC सिखाएगा, कैसे सर्किट को डिफरेंट तरीके से देखना है और फिर शॉर्टकट सिंपल वे जो ट्रेडिशनल मेथड से हटकर सॉल्यूशन देगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस A and B in the circuit shown, and you just have to find current through each of the circuit, right? Easy question है, लेकिन इसको हम एक तरीका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, उसके बाद करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट निकालें, उसके बाद करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। अब ये दूसरा तरीका देखो, ये कितना आसान है और ओरल कैलकुलेशन कर देता है आपके सर्किट की। ये है तुम्हारा सर्किट और इसमें 2 वोल्ट का मतलब है, EMF ऑफ द बैटरी इज 2 वोल्ट का मतलब है कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो हमेशा निगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट मान लो, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पॉजिटिव टर्मिनल 0 से 2 वोल्ट ज़्यादा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल 2 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 - 0 2 वोल्ट। ठीक, अब देखो ये टर्मिनल 0 वोल्ट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो कॉपर वायर से जुड़े हैं ये सब 0 वोल्ट हो गए, क्योंकि कॉपर वायर में कोई एनर्जी फ्लो करते समय खर्च नहीं हुई, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ इसका मतलब कि पोटेंशियल सेम रहा। अगर दिमाग में आए कि पोटेंशियल अगर इस वायर में सेम है तो फिर इलेक्ट्रॉन चल कैसे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे चल रहा है जैसे यहाँ से चार्ज जब एनर्जी लेकर निकला। तो अगर तुम किसी बॉल को अगर रोल कराओ और वो एक ऐसे फ्लोर पे रोल करे जो फ्रिक्शनलेस है, तो आपने बॉल को रोल करा दिया, अब वो रोल करता चला जाएगा। तो ये जो वायर है ये चार्ज के लिए फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ से उसे एनर्जी दे के बाहर किया, तो वो रोल करता चला जा रहा है। यहाँ से उसकी एनर्जी खर्च होनी शुरू होगी जब वो रेजिस्टेंस के ऑब्स्ट्रक्शन को एक्सपीरियंस करेगा और उस ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट लड़ता हुआ, काम करता हुआ इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पहुँचेगा, तब वो कुछ एनर्जी खर्च करके यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ था, 2 वोल्ट, लेकिन एनर्जी खर्च करके जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसका पोटेंशियल कम हो चुका होगा। अब यहाँ से हमने ये देख लिया कि ये 0 वोल्ट है, तो हम समझ गए कि जितनी एनर्जी लेकर वो यहाँ से चला था, चार्ज जो यहाँ पहुँचेगा वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस चलते समय अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर देगा और इसीलिए उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, तो अगर वो चल रहा है तो चलते हुए यहाँ आएगा, तो फिर वो यहाँ से रोल करता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा, जैसे कि बॉल रोल करती हुई पहुँच जाएगी। तो इस चीज़ को, इस लॉजिक को खुद को इस तरीके से समझाओ कि कॉपर वायर का मतलब फ्रिक्शनलेस फ्लोर, तो जो चार्ज एनर्जी लेकर चलेगा वो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने के बाद भी बिल्कुल वैसे चलता चला जाएगा जैसे कि फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे एक रोल करती हुई बॉल लुढ़कती चली जाएगी और उसको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो 2 वोल्ट यहाँ, तो 2 ही वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ और 2 ही वोल्ट यहाँ। जितना पार्ट कॉपर वायर से कनेक्टेड है वहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। इसी तरह से यहाँ पोटेंशियल सेम रहा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, देखो 2 माइनस 0, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से करंट मान लो I1 फ्लो करे और यहाँ से करंट I2 फ्लो करे। तो हम लिखेंगे, पहले हम सर्किट में अपने पोटेंशियल्स दिखा देंगे, ठीक। और उसके बाद अगर ये बोर्ड का पेपर है तो हम लिखेंगे कि लेट पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल बी 0 volt, then potential of this implies potential of positive terminal will be 2 volt. So potential difference across 2 ohm is 2 volt, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। So current I1 is 2 upon 2 volt upon 2 ohm, that is 1 ampere। क्वेश्चन खत्म। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम इज ऑल्सो 2 वोल्ट। और हमें पता भी है कि पैरेलल जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम 2 वोल्ट। सो I2 is 2 volt upon 1 ohm, that is 2 ampere। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो कैलकुलेट हो गया। और अगर हमसे पूछे कि करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, तो यहाँ I1 और यहाँ I2, तो बैटरी ने कितना दिया I1 प्लस I2, तो हम एडिशनल उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट provided by battery that is I is I1 plus I2 1 plus 2, that is 3 ampere। तो क्वेश्चन को पूरा ढंग से देखते हुए खुद को एक्सप्लेन करते हुए कॉपी कर लो। नेक्स्ट ऐसा ही कोई अच्छा सा सवाल लेते हैं। जो क्वेश्चन अभी हमने किया वो सेलेना पब्लिकेशन की जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइज फिजिक्स है उसका क्वेश्चन नंबर 23 था, और अब ये क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, वैल्यू ऑफ R एंड करंट फ्लोइंग थ्रू R। तो सर्किट एनालिसिस अगर आपको समझ आई है तो आप वीडियो पॉज करके इसको खुद करो और उसके बाद सॉल्यूशन समझो, और नहीं तो सॉल्यूशन समझो और उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए इसको दोबारा खुद से करो। तो 24th क्वेश्चन कंसाइज फिजिक्स सेलेना पब्लिकेशन की, उसका 24th क्वेश्चन कहता है कि एक बैटरी है जिसके क्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा दें तो वो 4 वोल्ट पढ़ रहा है।
मतलब इन दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। मतलब अगर आप इसे 0 वोल्ट ले लो तो जो पॉजिटिव टर्मिनल एक्सट्रीम का होगा वो 4 वोल्ट पर होगा। और फिर ये एक एमीटर से कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस 20 ओम का इसके पैरेलल में है और दूसरा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू नहीं पता है R ओम का इसके पैरेलल में है। ठीक, और क्वेश्चन में पहला सवाल है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और यहाँ पर उन्होंने कह रखा है कि जो करंट है वो है 0.4 एम्पियर, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमको पता है कि सर्किट को जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हो रहा है वो 4 वोल्ट है और टोटल करंट जो सर्किट को प्रोवाइड हो रही है वो 0.4 एम्पियर है। तो सिंपल है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज total potential difference provided by the cell 4 volt upon total current given by the battery that is 0.4 ampere। तो ये तुम्हारा हो गया 10 ओम। ये तो हो गया टोटल रेजिस्टेंस। फिर उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि वैल्यू ऑफ आर और उसके बाद पूछा था कि करंट फ्लोइंग थ्रू आर। तो एक तरीका तो ये है कि तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो आर के टर्म्स में और उसको इक्वल टू 10 ओम रख दो और आर की वैल्यू निकाल लो। और दूसरा तरीका जो स्मार्ट मेथड है वो क्या कहता है कि ये 0 वोल्ट था तो कॉपर वायर से कनेक्टेड, एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, ये ध्यान रहना चाहिए। तो कॉपर वायर से कनेक्टेड सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होंगे क्योंकि उनमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये 0.0 वोल्ट, ये 0.0 वोल्ट, ये 0.0 वोल्ट। इसी तरह से ये 4 वोल्ट है तो ये 4 वोल्ट का, ये 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट। ठीक, तो अब देखो ये 4 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो 20 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। तो 20 ओम से जो करंट फ्लो कर रही है, अगर हम इसे I1 मान लें और इसे I2, तो हम कहेंगे कि I1 इज 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट और V अपॉन R। I1 इज V अपॉन R, दैट इज 4 वोल्ट अपॉन 20। तो ये हो गया 0.2 एम्पियर। तो 20 ओम से करंट फ्लो हो रही है 0.2 एम्पियर, तो बची करंट कहाँ से जाएगी? बची हुई करंट R ओम से जाएगी। तो I2 शुड बी 0.4 माइनस I1, दैट इज 0.4 माइनस 0.2, दैट इज 0.2 एम्पियर। ठीक, सो R ओम शुड बी V अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस R ओम के अक्रॉस है 4 वोल्ट और करंट जो I2 फ्लो हो रही है वो है 0.2 एम्पियर। तो 20 ओम आ गया आंसर। तो ये आंसर ऑफ थर्ड पार्ट और ये आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक इंटरेस्टिंग ढंग से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैटरी 6 वोल्ट की जो एमीटर से कनेक्टेड है और उसके बाद 6 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और यहाँ 4 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक,
पहला पार्ट कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में रीडिंग ऑफ एमीटर। तो 6 वोल्ट है, यानी टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पर तो पॉजिटिव टर्मिनल 6 वोल्ट पर। तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। अब देखो यहाँ 0 वोल्ट है क्योंकि ये कॉपर वायर से कनेक्टेड है, लेकिन मैंने यहाँ 0 वोल्ट नहीं लिखा क्योंकि जब करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ 6 वोल्ट है तो ये 6 वोल्ट का पॉइंट, एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो ये भी 6 वोल्ट का पॉइंट और ये भी 6 वोल्ट का पॉइंट। लेकिन अब यहाँ करंट फ्लो करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये पॉइंट 6 वोल्ट या 0 वोल्ट नहीं है। यहाँ देखो 6 वोल्ट और 0 वोल्ट, यानी इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास हो रही है, 6/6 V/R, दैट इज 1 एम्पियर। ये तो हमको सीधे मिल गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि करंट I1 और यहाँ करंट I2। तो जब हमने पोटेंशियल को लेबल कर दिया सर्किट में, तो अब हम सीधे लिख सकते हैं I1 इज V/R, दैट इज 6/6, 6 वोल्ट अपॉन 6, 1 एम्पियर। ठीक, अब यहाँ देखो ये और ये सीरीज में है, तो इनकी जगह पर हम लिख सकते हैं 4 ओम प्लस 2 ओम 6 ओम। तो इसको मैं अलग से, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ, तो मैं इसको अलग से सर्किट फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। और आप भी रफ में, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते कैलकुलेशंस के साथ, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप ना हो जाए, तब तक आप भी सर्किट को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करो। ये 6 ओम था और 4 ओम प्लस 2 ओम, ये 6 ओम हो गया। यहाँ पर ये 6 वोल्ट था, ये 6 वोल्ट था, ये 6 वोल्ट था, ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट था। तो अब 6 ओम से 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने पे करंट, ये I1 थी और ये I2 थी, तो हमारी I2 भी हो जाएगी 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर यहाँ से पास हो रही है, 1 एम्पियर यहाँ से पास हो रही है, तो करंट टोटल कितनी हो गई, 2 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट I1 प्लस I2, that is 1 plus 1, that is 2 एम्पियर। तो क्वेश्चन में पूछा था आर इक्विवेलेंट और टोटल करंट, तो हमारी टोटल करंट तो आ गई। और कैलकुलेशन हमारा काफ़ी सिंपल रहा। देखो ऑलमोस्ट हम ओरल कर सकते थे कैलकुलेशंस को, यहीं पे 6/6, यहाँ पे 6/6, तो ओरल था कैलकुलेशन, मिस्टेक्स की गुंजाइश बहुत कम। और अब अगर कोई पूछे कि आर इफेक्टिव, तो आर इक्विवेलेंट इज टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट अपॉन टोटल करंट ऑफ द सर्किट, दैट इज टोटल पोटेंशियल 6 वोल्ट और टोटल करंट 2 एम्पियर। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 2 रेजिस्टेंस 10 ओम और 40 ओम पैरेलल में है। और ये एक बैटरी से जिसका EMF 1.8 वोल्ट है उससे कनेक्टेड है। एक एमीटर के थ्रू ये दोनों रेजिस्टेंस 3 और पैरेलल रेजिस्टेंसेस से कनेक्टेड है। $30 ओम, 20 ओम और 60 ओम।
अब क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, और दूसरा क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ एमीटर, दैट इज टोटल करंट बताओ। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट्स तो नहीं है, आपको पैरेलल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट यहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा, और उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस निकाल के V से डिवाइड करने पर ही करंट आएगा। लेकिन इसकी जो एनालिसिस है वो पूरी समझाने से और समझने से तुम इस क्वेश्चन के अलावा अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस और हो तो सर्किट को बेहतर देख पाओगे, बेहतर खेल पाओगे सर्किट के क्वेश्चंस के साथ। तो चलो हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंसेस निकाल लेते हैं टोटल। 10 ओम और 40 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप अपनी कॉपी में, एग्ज़ाम कॉपी में कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए, क्योंकि बच्चों को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखना ज़रूरी है। रिप्रेजेंट करते समय क्वेश्चंस गलतियां होती हैं, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of 10 ohm and 40 ohm। ठीक, तो 1/R इज इक्वल टू, इसको हम 1/R1 कह सकते हैं, 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम लेंगे, 40 आएगा तो 4 प्लस 1 दैट इज 5/40, that is 1/8, so R1 is equal to 8 ohm। ये तो इन दो रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट आ गया 8 ओम। ठीक, और इन तीन का रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ 30 ohm, 20 ohm and 60 ohm। 1/R2 is equal to 1/30 plus 1/20 plus 1/60। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो पहले लिख कर बॉक्स में कर देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो एलसीएम होगा, और हमेशा अपनी एग्ज़ाम कॉपी के साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लो। हमेशा जो इसका रफ है वो बोर्ड की एग्ज़ाम कॉपी के साइड में लाइन ड्रॉ करो और ऊपर लिख दो रफ, और वो पूरा कैलकुलेशन वही साइड में दिखाओ। तो जैसे अगर आपको एलसीएम देखना है तो आप पूरा एलसीएम का प्रोसेस यहाँ पर दिखाइए। ठीक, और अब हमारा एलसीएम हो गया 600। तो 30 के साथ आपको मिलेगा 20 प्लस 30 प्लस 10 दैट इज 60/600। सो 1/R2, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/10। सो R2 इज इक्वल टू 10 ओम। और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 plus R2 that is 8 ohm plus 10 ohm that is 18 ohm। तो एक बार हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने अभी तक सॉल्यूशन में
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है। और उसके बाद करंट सर्किट से कितनी फ्लो करेगी वो निकाल लेते हैं। Current in the circuit I will be total potential upon total resistance. टोटल पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड कर रही है 1.8 और टोटल रेजिस्टेंस है 18। तो करंट इन द सर्किट विल बी 0.1 एम्पियर। सिंपल। लेकिन जो हमें इम्पॉर्टेंट बात सीखनी है वो क्या है, अगर हमको इन तीनों में रेजिस्टेंस में करंट कितनी डिवाइड होकर जा रही है ये पता करना है, 0.1 एम्पियर टोटल करंट है या इन दोनों में, तो इसका पहले हम पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं और उसके बाद एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो डेरिवेशन समझने के बाद लर्न भी आसानी से हो जाएगा और आप सीधे इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इसको हम यहीं पर साइड में करते हैं जिससे कि हमको शुरुआत करते हैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस से। R1 R2 मान लेते हैं इसको, ये R1 या R1 नहीं R डैश और ये R डबल डैश। ठीक, R डैश और R डबल डैश में जो करंट यहाँ से 0.1 एम्पियर चलेगी, यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि 0.1 एम्पियर करंट यहाँ से चलेगी तो वो यहाँ डिवाइड होगी। ठीक, तो मान लो यहाँ से डिवाइड होती है I डैश और यहाँ I डबल डैश। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो लॉजिक ये है कि 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और 40 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हो वो सेम होगा। अब अगर हम अपने लॉजिक को कि ये 0 वोल्ट है तो ये 1.8 वोल्ट है, अगर हम इसको यहाँ भी यूज़ करें तो देखो ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगा। ठीक, अब यहाँ से जब करंट फ्लो करेगी तो यहाँ डिवाइड होगी। I डैश और I डबल डैश यहाँ पर वापस मिलकर I बनाएंगी वापस 0.1 एम्पियर, I इज़ 0.1 एम्पियर और ये करंट यहाँ से होकर यहाँ जाएगी तो फिर से डिवाइड होगी। ठीक, ध्यान से समझो, ये 0 वोल्ट है, सॉरी ये 1.8 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट हो जाएगा। जितना हिस्सा कॉपर वायर से कनेक्टेड था वहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, ये 1 वोल्ट। और ये हमें नहीं पता है कि इसकी पोटेंशियल क्या है, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल है V वोल्ट। तो ये अगर V वोल्ट है तो देखो ये भी V वोल्ट होगा और ये यहाँ से हमने 0 वोल्ट मार्क कर दिया। तो हमने हर जंक्शन का, ये पॉइंट जंक्शन कहलाते हैं जहाँ 3 ब्रांचेस मिल रही हैं, 1 2 और 3, ये 3 ब्रांचेस यहाँ मिल रही हैं तो ये जंक्शन 1 जंक्शन 2, ये जंक्शन 3 जंक्शन 4। ठीक, तो यहाँ 1.8 वोल्ट है, ये 1.8 वोल्ट है और ये V वोल्ट है और हमको पता नहीं है कि V वोल्ट कितना है। तो हम देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि करंट जो डिवाइड होगी I डैश वो क्या होगी, V माइनस 1.8 अपॉन R डैश, और I डबल डैश क्या होगा, I डबल डैश भी होगा V माइनस 1.8, V माइनस नहीं 1.8 बड़ा होगा, ये 1.8 बड़ा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होकर जब यहाँ पहुँचेंगे तो V 1.8 से कम होगा, तो V माइनस 1.8 नहीं 1.8 माइनस V अपॉन R डबल डैश।
अगर मैं I डैश रेशियो I डबल डैश जानना चाहूँ तो क्या ये नहीं हो जाएगा? देखो 1.8 माइनस V अपॉन R डैश डिवाइडेड बाई 1.8 माइनस V अपॉन R डबल डैश। यानी रेशियो जो करंट के डिवीजन का है ये तो कैंसिल हो गया, दोनों में इक्वल है, तो वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स होगा। I डैश अपॉन I डबल डैश विल बी R डबल डैश रेशियो R डैश। ये बड़े काम की जानकारी है, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन जिसने मैथ्स में अच्छे से समझा होगा वो इसको बहुत आराम से फिर करेगा। कैसे करेगा देखो, तो चाहे 2 रेजिस्टेंसेस हों, 3 रेजिस्टेंसेस हों, 4 रेजिस्टेंसेस हों, करंट डिवाइड करना बहुत आसान। जैसे अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस का केस है तो हम I डैश रेशियो I डबल डैश इज इक्वल टू R डबल डैश यानी 40 डिवाइडेड बाई R डैश दैट इज 10। तो अब I डैश रेशियो I डबल डैश क्या हो गया, 10 से डिवाइड कर दो रेशियो को, तो 4:1, यानी दोनों करंट्स 4:1 के रेशियो में डिवाइड होंगी। तो अब हम रेशियो प्रोपोर्शन का अगर रिकॉल करें तो कैसे करते थे कि पहले रेशियो का सम यानी 4 + 1 5, तो अगर 5 एम्पियर टोटल करंट होती तो I डैश होता 4 एम्पियर। ठीक, तो टोटल करंट हमारी कितनी थी, 0.1 एम्पियर। तो अगर 0.1 एम्पियर है तो टोटल करंट है 4/5 × 0.1, that is 0.4/5, that is 0.08 एम्पियर। ठीक, और इसी तरह से I डबल डैश हो जाएगा 0.1 - 0.08, that is 0.02 एम्पियर। ये एडिशनल है कि अगर हमें इन दोनों में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये पता करना होता। अब अगर हमें करंट पता चल गई तो हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है। V इससे पास हो रही है 0.8 और इससे पास हो रही है 0.08 और इससे 0.02, तो 0.02 × 40 इतना ड्रॉप हुआ, तो 1.8 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, या 0.08 इससे पास हो रही है तो 0.08 × 10
इतना ड्रॉप हुआ यहाँ, तो वो वैल्यू 1.8 पे से माइनस कर दो तो यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अगर हमसे एडिशनली पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट पूछा जाता तो हम कैसे करते, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 0.08 इंटू 10। जो रेजिस्टेंस कम है वहां से ज्यादा करंट जाएगी, जो रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां से कम करंट जाएगी। तो हमारा जो आई डैश आया था वो आया था, आई डैश आया था हमारा, ये आई डैश आया था 0.08 एम्पियर। तो 0.08 इंटू 10 दैट इज 0.8 एम्पियर, 0.8 वोल्ट्स। तो 1.8 से, ये 1.8 वोल्ट है, 1.8 से 0.8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया। तो यहाँ तक पहुंचा 1.8 माइनस 0.8 दैट इज 1 वोल्ट। और 0.02 इंटू 40 करते तो भी 0.8 मिलता। तो ये पॉइंट 1 वोल्ट पर है, तो ये पॉइंट भी 1 वोल्ट पर हो जाएगा क्योंकि ये कॉपर वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी 1 वोल्ट हो जाएगा। अब तुमसे कोई पूछ ले 30 ओम से कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो पॉइंट ये 1 वोल्ट है, ये 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो 30 ओम से कितनी करंट फ्लो करेगी, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 30। तो यहां से कितनी करंट जाएगी, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 30। यहां से कितनी करंट जाएगी, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 20। और यहां से कितनी करंट जाएगी, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 60। तो ये तीनों भी मिल गए इसके साथ ही। इसके अलावा एक तो ये तरीका है कि करंट हमेशा रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में मिलती है। अगर 3 रेजिस्टेंसेस होते तब कैसे करते वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा सॉल्यूशन एक बार अब पिछले क्वेश्चन में हमको पता है कि सर्किट से 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और अगर हम जानना चाहते हैं कि इन तीनों में कितनी कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो एक तरीका ये है जो अभी हमने वहां पे प्रैक्टिस किया था। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो, और हमें पता है कि पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंस हैं, तो तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल रेजिस्टेंसेस में सेम होता है। इसका फायदा हम यूं उठाएंगे कि हम मान ले कि इससे I1 करंट फ्लो कर रही है, इससे I2 और इससे I3। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 होना चाहिए V अपॉन R1 रेशियो V अपॉन R2 रेशियो V अपॉन R3। V अपॉन R1 I1 हो गया, V अपॉन R2 I2 हो गया, V अपॉन R3 I3 हो गया। V तीनों में है तो रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करिए, तो ये V से आप इस पूरे रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 आ जाएगा 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 रेशियो 1 अपॉन R3। करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स में डिवाइड होगी। जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उससे कम करंट जाएगी, जो कम रेजिस्टेंस होगा उससे ज्यादा रेजिस्टेंस जाएगी। तो अब हम R1 R2 R3 लिख लेते हैं। 1 अपॉन R1 यानी 30, R2 मतलब 20 और R3 मतलब 60। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 600। 600 से पूरे को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे
तो एलसीएम से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रैशनलाइज कर रहे हैं रेशियो को। ये सब काम हम रेशियो प्रोपोर्शन के सवालों में खूब करके आए हैं छोटे क्लासेस में। तो 600 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20:30:10। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज दिस मच। इसको 10 से डिवाइड कर दो तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2:3:1। अब रेशियो का सम कितना है? 2 + 3 + 1 6। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर 6 एम्पियर टोटल करंट है, इफ टोटल current is 6 ampere, then I1 is 2 ampere। रेशियो के हिसाब से अगर टोटल करंट 6 एम्पियर हो तो I1 है 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी है? 0.1। सो इफ टोटल करंट is 0.1 ampere, then I1 will be यूनिटरी मेथड। 6 है तो 2, तो 0.1 है तो 2/6 × 0.1। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेशियो में वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय रेशियो का सम इनटू टोटल करंट जो एक्चुअल है। और इसको हम लर्न कर ले अगर कि रेशियो की वैल्यू डिवाइडेड बाय रेशियो वाला सम इनटू टोटल करंट, तो I2 सीधे लिख सकते हैं। देखो I2 विल बी रेशियो में जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय सम इनटू टोटल करंट। इसी तरह से I3 लिख सकते हैं रेशियो में जो वैल्यू है टोटल ऑफ रेशियो इनटू एक्चुअल टोटल करंट। और ये हमको आसानी से हम 0.2/6 दैट इज 0. तो ये वैल्यूज इतने एम्पियर की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये कुछ स्मार्ट मेथड्स हैं जिनकी प्रैक्टिस कर लेने पर कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। तब आपको लॉन्ग मेथड ही करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और फिर तीनों से करंट निकाला। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो ये मेथड्स आप मैथ्स में करते हुए आए हो। तो अगर दो रेजिस्टेंसेस में आपको सिंपली दो रेजिस्टेंसेस में अगर करंट डिवाइड करनी है, ये R1 ये R2 ये I1 ये I2 और टोटल आ रही है करंट I। आपको I1 I2 पता करना है, दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो सीधे इसी रेशियो से आप कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या मेथड लगाएंगे कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो I1 × R1 ये बराबर होना चाहिए I2 × R2, ठीक। लेकिन I इज I1 + I2, तो यहाँ पर हम I1 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालकर यहाँ रख दें, तो ये हो जाएगा I1 is I2 R2 upon R1, I2 R2 upon R1 plus I2 is I। I2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा R2 plus R1 upon R1। तो आपका I2 आ गया R1 upon R1 plus R2 into I2, सॉरी I। ये भी एक शॉर्टकट है। एक तो I1 is to I2, एक क्या मेथड अभी हमने सीखा है I1 रेशियो I2 is
R2 रेशियो R1। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे। एक इक्वेशन ये मिली, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ से I1 की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दी और इसको सिंप्लीफाई किया, तो I2 आ गया R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। इसको लर्न कर लो। अगर आपको सेकंड रेजिस्टेंस में करंट चाहिए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। अगर आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस में सेम लॉजिक यूज करेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, I1 चाहिए, तो सेकंड रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। ये लर्न कर लो तो बहुत तेजी से कैलकुलेशन हो जाएगा। और अगर आपको सेकंड रेजिस्टेंस में करंट चाहिए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। पर ये सिंप्लीफिकेशन कहाँ पे पॉसिबल है? जहां सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो। लेकिन अगर बहुत सारे हों तो रेशियो वाला मेथड भी बहुत कंफर्टेबल मेथड है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ स्मार्ट मेथड्स हैं जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ट्रेडिशनल मेथड से अलग जाकर सीख सकते हो। Just go through the solutions, do it by yourself once, twice, thrice, and very soon you will be able to solve the circuit problems orally. धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि ये मेथड प्रैक्टिस कर लेने के बाद, ये एनालिसिस सर्किट की सीख लेने के बाद अब सर्किट की प्रॉब्लम्स को ओरली कर पा रहे हो, और खासकर क्लास 12th तक ये कॉन्सेप्ट तुमको बहुत हेल्प करने वाला है। तो हम लोग कुछ और स्मार्ट टेक्निक्स और मेथड्स, और इन्हीं स्मार्ट टेक्निक्स और मेथड्स का भी यूज नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छे सवाल कुछ और करेंगे।